शुरू करना। अच्छा, वेलकम। थैंक यू। जवाद, मुझे ये बताएं, जब एज ए रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट आपके सामने सीवीज आती हैं, तो आपके पास कितना टाइम होता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए 2 से 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि जो भी हम जब भी जॉब एडवर्टाइज़ करते हैं, तो क्या हमें की स्किल्स कौन-कौन से चाहिए? उन की स्किल्स, और जो भी की स्किल्स होती हैं वो 5 स्किल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उन 5 स्किल सेट को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें देखते हैं कि क्या वो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उस सीवी में उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, या अगर एक फ्रेश रिसोर्स है तो उस फ्रेश रिसोर्स के पास क्या वो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या वो रेलेवेंट डिग्री, क्या वो एक्सपोज़र एज़ अ इंटर्नी वो रह चुका हुआ है या नहीं। उस बेसिस के ऊपर इट टुक अस अराउंड नॉट मोर देन अ मिनट टू इवैल्यूएट कि हमें सो इस फॉर एग्जांपल, एक पोजीशन है जो कि एंट्री लेवल पोजीशन के हाँ, ऊपर, इफ देयर इज अ पोजीशन जिसके ऊपर आपके पास एप्लीकेशंस इकट्ठी हुई हैं, हुँ, एंड लेट्स से देयर आर लाइक ओवर 100 एप्लीकेशंस, कंसिडरिंग कि आजकल लाइक नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दैट आर कमिंग आउट, तो when you are assessing an application for a fresh entry level position, हुँ। तो आपको कितने टाइम में, like on average, you would decide whether if you need to shortlist that person or not? सबसे उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने ये देखना होता है कि उसने अपने सीवी को कैसे ड्राफ्ट किया हुआ है। उस सीवी में उसने एक जेनेरिक अपना ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है या उसके अंदर एक एम नज़र आ रहा है। So do you actually go through that statement जो शुरू में एग्ज़ैक्टली, लिखी होती व्हाई? है? Okay. बिकॉज़ हमारा जो डिलेमा है सबसे ज़्यादा, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स का, कि जो उन्होंने डिग्री, दे आर एमफिल, लेकिन उन्होंने जो अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखवाया होता है वो किसी एक मैट्रिक पास कंप्यूटर ऑपरेटर से लिखवाया होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के स्पेलिंग भी गलत होते हैं। Okay. तो एट टाइम्स वी नीड टू फोरसी कि कैंडिडेट इसमें क्या अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके साथ हम ये देख रहे होते हैं कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसने किन एज ए इंटर्नी, एज जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसने बहुत प्रिसाइजली क्या उसने मेंशन किया हुआ है। तो दैट इनेबल अस टू eliminate that CV, or that enable us to So scrutinize I and was shortlist. actually under an impression that when recruiters go through resumes and when they have like piles of resumes to go through, so the first thing probably they would look at is maybe the presentation, the formatting, how the CV is looking like. Because I thought like maybe you guys wouldn't have more than 5 seconds to decide whether if it's going this way or the other. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट स्किल सेट, जैसे मैंने कहा कि रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक मिड कैरियर लेवल प्रोफेशनल या एक सीनियर सीजन रिसोर्स के बारे में हमने देखना है, तो हमने उसकी की अकम्पलिशमेंट्स लाजमी देखनी वो है तो you would go through in detail. इन डिटेल। Right. लेकिन अगर हम फ्रेश रिसोर्स की बात करें तो फ्रेश रिसोर्स के लिए फॉर्मेटिंग, फ्रेश रिसोर्स के लिए उसने अभी तक उसकी की अकम्पलिशमेंट एज अ उसने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसको उसने किस तरह से रेलिवेंट, और ख़ास तौर पे जो जॉब एडवर्टाइज की गई है उसने उससे अपनी सीवी को कितना रेलिवेंट रखा है। बिकॉज फॉर इंस्टेंस एक बंदा उसने एमबीए किया, एक बच्चा उसने एमबीए किया या बीबीए किया है, तो उसमें उसने हर सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, उसने फाइनेंस को पढ़ा है, उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ा है, उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ा है, बट पोजीशन एचआर एग्जेक्टिव की है। तो एचआर एग्जेक्टिव में उसने एचआर के कौन से, व्हेन दैट पर्सन दैट फ्रेश रिसोर्स हैज़ गॉन थ्रू दैट एचआर सब्जेक्ट, तो उसमें उसने किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। Right. तो वो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करना। अच्छा, you like mentioned अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कि if maybe there is a candidate who is MPhil, right? लेकिन लोगों की क्या आमतौर पे ड्राफ्टिंग जो है वो थोड़ी वीक होती है, which is why they rely on just copy pasting from other resumes, और या जिस तरह आपने कहा किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से उन्होंने ड्राफ्ट करवा लिया जिसमें ऑब्जेक्टिव के स्पेलिंग में गलत होंगे, बट दे वुड जवाब जस्ट गो विद इसमें दैट। 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। एट टाइम्स क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, और जो हमारे कंट्री में जो एजुकेशन है वो एक इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। आप ये देख लें कि आप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी देख लें कि हर 6 मंथ्स के बाद कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और HEC की तरफ से ए ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ जो कि हर 6 मंथ्स के बाद ग्रेजुएट मार्केट्स में लेके आ रही हैं। सो एक फ़्रेश लेवल की पोजीशन है और सीवी बहुत अच्छा बना हुआ है, और वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सीवी आई है।
तो प्रोबेबिलिटी फॉर मी और एनी एचआर प्रोफेशनल टू स्क्रूटनाइज दैट सीवी, टू गो थ्रू दैट सीवी, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको विद इन 2 डेज़, आपने जॉब एडवर्टाइज़ किया तो विद इन 2 डेज़ यू वुड कम अक्रॉस 1700 रिज्यूमेज ऑन दैट पोर्टल। Right. और किसी भी मतलब किसी भी इदारे में अगर एचआर के जो रिक्रूटमेंट को देख रहे होंगे 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो 2 या 3 लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली कि वो 1700 रिज्यूमेस को देखें। हाँ, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मैं हमेशा फ्रेश रिसोर्सेज को कहता हूँ कि आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। हाँ, उसको आप इंक्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं कि हाँ। फॉर इंस्टेंस एक मैंने जो है वो जॉब एडवर्टाइज़ की है ऑनलाइन। कैसे ब्लिंक चलता रहेगा, चुप देखने कितनी देर चलता अगर अच्छा हमने sorry, go on. जॉब को इसी हाँ, तरह से हमने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर हमने किया है, तो उसके ऊपर जो है वो उसने कितनी एफर्ट की है फॉलोअप्स। फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस और मुझे या मेरे किसी एचआर एग्जेक्टिव को एक कॉल आई है कि सर रैंडमली किसी बंदे ने उसको हमारी वेबसाइट देखी है, उसके यूएन नंबर के ऊपर जाके उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया, उसने कहा कि मुझे कॉल एचआर डिपार्टमेंट में मिला दें। और एचआर में किसी भी एचआर प्रोफेशनल से उसने बात की कि सर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई हैव योर ऑफिशियल ईमेल आईडी, ताकि मैं अपना प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे सेंड कर सकूँ। right. So the CV which is landing on my official email ID, the probability will increase कि मैं उसको go through कर लूँ। राइट, सो लाइक कंपेयर टू जो एडवर्टाइजमेंट में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पे भेजने की बजाय अगर आप डायरेक्टली इफ यू फाइंड आउट हु इज द कंसर्न पर्सन और उसको आप डायरेक्टली सीवी भेजें, सो इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। Getting shortlisted. ठीक है। Another way is कि आप जो है, there are multiple ways because you have to stand out of the crowd. राइट, बिकॉज एट टाइम्स वही जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 1700 रिज्यूमेज, उसमें से माइट बी देर आर सर्टन रिज्यूम्स विच आर अप टू डेट फॉर्मेटिंग और जो बिल्कुल रेलिवेंट हो, बट माइट भी रिक्रूटर की नज़र से ना गुजर सके हों। राइट, तो आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है कि आप किस तरह से आप अप्रोच करते हो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात Right. करता हूँ कि रिक्रूटमेंट जो है ना, रिक्रूटमेंट इज़ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोसेस। ये जितना एक कंपनी को एक अच्छे रिसोर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक अच्छे रिसोर्स को एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत होती है। सो व्हेन देयर इज़ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट ने भी कंपनी के बारे में रिसर्च किया होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू अप्लाई एंड टू गेट एक्सटेंसिव फॉलोअप्स ऑन दैट, कि उसकी सीवी वहाँ पे जहाँ पे वो पहुँचाना चाह रहा है उसको एक मीडियम से नज़र आ गया कि वो एक जो है गो थ्रू हो जाए, और गो थ्रू होने के लिए एफर्ट्स जो हैं वो करनी होती हैं। राइट। सो दो तीन चीज़ें लाइक दैट यू मेंशनड, एक तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ कोर्स वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड एज अ रिक्रूटर, यू सी दैट आउट देयर। अच्छा, सो लाइक एक जो आमतौर पे दो चीज़ें मेरे ज़हन में आती हैं कि एक ये कि देर आर पीपल हु थिंक कि ग्रेटर द क्वालिफिकेशन इज हायर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एंड अर्निंग मोर। सो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है कि दे वांट टू डू पीएचडी, लेकिन पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? आइदर दे वांट टू बी द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन देयर फैमिली, राइट, या एक जनरल परसेप्शन होता है कि अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो यू विल एक्चुअली लैंड इन अ गुड जॉब। सो is overqualification somehow a problem, or like is it like rather unfavorable for recruiters? एक्चुअली उसमें एक चीज़ हम जो नोट कर रहे होते हैं कि आप अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो इवन जिन्होंने मास्टर्स भी किया होता है, दे हैव गॉन थ्रू, दे आर नॉट ओनली इंटर्नीज, उन्होंने किसी ना किसी इदारे में काम किया होता है। और जब हमेशा मैं एक बात फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी कहता हूँ कि स्किल सेट है क्या, द कन्वर्जन ऑफ योर थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकलिटी, दैट इज़ नोन एज अ स्किल सेट। आपने बुकिश नॉलेज तो बहुत गेन कर लिया है, आप एमफिल कर लिया है, बट एमफिल के साथ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिक्रूटर की, बट सो एमफिल on with certain practical exposure, वो आपकी सीवी को मजबूत बनाता है, बजाय इसके कि आपने बुकिश नॉलेज गेन कर लिया है, बट वो स्किल सेट जो बहुत सी मैं समझता हूँ कि जब मैं एचआर के कोर्सेज ले रहा था और मेरा उस टाइम पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था, तो बहुत से ऐसे मैं डेफिनेशंस पढ़ता था सिर्फ रट्टा लगाने के लिए, लेकिन मुझे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का नहीं पता था कि वो कहाँ पे होती हैं, किस तरह से होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर, और उसमें आपके चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं कि रिक्रूटर ये देख रहा होता है कि आपने एक डिग्री ले ली हुई है, एक सर्टन आप ओवर क्वालिफाइड हो गए, बट प्रैक्टिकली आपने एक्सपोजर उतना गेन नहीं किया।
सो दोनों को बैलेंस रख के लेके चलना बहुत ज़रूरी है. Or is there like it depends on the industry as well. If you're going for academia, तो academia में you would want person with higher qualification. Exactly. But if it's in the industry, तो industry में you would probably prefer a person. Even in academia, तो we would prefer के जो रिसोर्स है वो किसी ज़माने में टीचिंग असिस्टेंट रह चुका हो, Right. किसी ज़माने में So कुछ ना कुछ उसका prior कुछ ना experience कुछ है उसका सब. एकेडमिकली हाँ. उसने टीचर्स उसने जो है एकेडेमिया के साथ अपने आप को एसोसिएट किया हो, Right. तो उसके उतने ही उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. और लाइकवाइज मैंने बहुत से ऐसे रिसोर्सेज को देखा कि जिनका एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विसेज का था, लेकिन उन्होंने एचआर की जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया कि और लिंक किया कि किस तरह से कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस जो है वो एचआर के साथ रेलिवेंट है. कि कस्टमर सर्विसेज में वो एक्सटर्नल कस्टमर्स को देखते थे, एचआर में वो इंटरनल कस्टमर्स को देखते हैं. सो मोर और लेस आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपके कस्टमर्स हैं, वेदर दे आर इंटरनल और दे आर एक्सटर्नल, और उसको उन्होंने कोलैबोरेट करके हाउ वेल दे हैव प्रेजेंटेड इट ऑन देयर रिज्यूमे एंड ऑन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. Right. तो ये बहुत आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेते हैं और अपने रेलिवेंट पॉइंट्स आप लिख लेते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपोजर कहाँ पे लिया हुआ है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर स्टडी, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ड्यूरिंग योर प्रीवियस जॉब. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ड्यूरिंग द स्टडीज जब आप एज अ स्टूडेंट यू आर लाइक कंप्लीटिंग योर बैचलर्स और योर मास्टर्स, तो उसमें भी लाइक अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिग्री यू आर कंप्लीटिंग. बट जिस तरह फॉर एग्जांपल आई फील के इफ़ यू आर स्टडिंग लेट्स से BBA राइट, और 4 साल की आपकी डिग्री है, तो उसमें प्रॉब्ली जस्ट द CGPA is not what is desired. Probably you should develop your soft skills that are actually required out there when you complete your education. So your soft skills are going to land you in a better job, not your CGPA. Is that the case? Exactly. Because why? कि जितनी भी जॉब्स, बिकॉज आप जब भी अपना कोई भी प्रोफेशनल कैरियर आप चूज़ करते हैं, एज यू ग्रो अप इन द लीडर, तो आपको वो सारे स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होते हैं जो कि किसी भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो वो आपने अपने स्किल सेट वही सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन यू गेट इनटू द इंडस्ट्री तो वो एक्सपोजर आपको साथ साथ आता रहता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो भी स्किल सेट हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसके ऊपर आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं और कितना कम्युनिकेशन. 2 चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं. वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर इज़ नेगोशिएशन स्किल्स. मैंने बहुत से ऐसे एंट्री लेवल पोजीशंस पे लोगों को देखा है कि दे आर गेटिंग सैलरी विच इज़ एट द सेम ब्रैकेट मोर और लेस, एंड दे कैन एंड दे अप्लाइड फॉर द अपॉर्चुनिटी जिसमें बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन वो निगोशिएट नहीं कर पाते हैं. अगर किसी फॉर इंस्टेंस किसी एक रिसोर्स किसी कंपनी को पसंद आ गया, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोसेस, तो ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि अपने बजट को 4,000, 5,000, 10,000 इंक्रीज करे फॉर गुड रिसोर्स. लेकिन आप हाउ वेल यू कैन निगोशिएट इट, that depends on you. अच्छा, इसमें like yeah that's interesting. मेरे ज़हन में negotiation skills का नहीं आ रहा था, because like from my own experience I thought के 2 things are actually really important. One is of course your communication skills, and by that of course your command over English language as well somehow. हम जितना मर्जी कह लें, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मदद देती है to convince people, because हमारा एक वो भी तो थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म शायद जो है ना वो कम्प्लीटली निकला नहीं है. हमें लगता है अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो ज़्यादा कोई काम की बात ही कर रहे होंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस. लेकिन दूसरी ये भी तो है कि हाँ, सो आई थॉट कि अगर 2 चीज़ें हैं, आप अगर कॉन्फिडेंस आप में है, कम्प्लीटली खुद एतमादी है, और आपकी कमांड है ओवर लैंग्वेज, यू कैन एक्चुअली impress people, the recruiters during the interview process. आपने कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है. हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ ओनली about English communication skills. Communication skill is that how well
यू आर एबल टू डिलीवर योर मैसेज टू द नेक्स्ट पर्सन. हाँ. अब उसमें आप कम्युनिकेशन, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं. आई थिंक उसमें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ना, वो ये भी है कि आपका जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स है. I mean, I'm still sort of like learning how to master it, and I haven't done it. लेकिन आपका स्टोरी टेलिंग स्किल्स अगर अच्छे हैं, चाहे आप उर्दू में बात कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, you will be able to captivate the audience. इसमें एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू दे रहे हैं. अगर फॉर इंस्टेंस यू आर गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री, कॉल सेंटर इंडस्ट्री, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे रिक्रूटर जो है क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में, हाँ. तो आपने उसका मैंडेटरी है कि आपने उसका आंसर करना है इंग्लिश में, बिकॉज द पर्सन वांट्स टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश. अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है उर्दू में, तो आपने उसका जवाब देना है उर्दू में. और इवन के कॉन्टैक्ट सेंटर्स में कुछ पोजीशंस होती हैं पंजाबी के लिए भी, right. और उसमें अगर आपसे पंजाबी में भी सवाल किया जा रहा है, तो दे वांट टू, आपने जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने उसी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में आपने रिस्पॉन्ड करना है. लाइकवाइज कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जिस तरह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चले जाएं, तो वहाँ पे भी एक बड़ा पेट क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब आपने ये देखना है कि आपको क्वेश्चन कहा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या आप अपने बारे में बताएं. अगर आपसे कहा गया आप अपने बारे में बताएं, तो द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू इट इज़ कि आप उसको उर्दू लैंग्वेज में ही रखें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी उर्दू में किया गया. और अगर आपसे अंग्रेज़ी में कहा गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि द पर्सन वांट्स टू नो कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन और उस इंडस्ट्री में जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ है, एक्सटर्नल, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पल्स ऐसी है कि वहाँ पे आपकी ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेट विद द पीपल इन इंग्लिश. सो ये आपने अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. तो अगर हम फ्लो वाइज जाएं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो रेलिवेंट बंदा है उसको ढूंढें, अपने चांसेस बढ़ाएं कि आप यू स्टैंड आउट, ब्रेक थ्रू द क्लटर, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए. एग्जैक्टली. जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद व्हेन यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए व्हाट शुड बी द थिंग यू शुड कीप इन माइंड? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया. इसमें जो है सबसे पहले अगेन मैं बेसिक्स पे जाता हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, किस तरह का रिसोर्स मांगा गया है, किस तरह का रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर उस इंडस्ट्री, रेलिवेंट इंडस्ट्री को स्टडी करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपने जिस कंपनी, क्योंकि मैंने कहा कि इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोसेस, तो जब एक रिक्रूटर ने किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है, तो एक जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो कि एक प्रोफेशनली मिसिंग भी है पाकिस्तान में, कि वो मोस्टली जो मैनेजमेंट होती है, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, वो रिज्यूमे को उस टाइम पे रिव्यू कर रहे होते हैं जिस टाइम पे कैंडिडेट आ गया होता है. लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैंडिडेट की प्रोफाइल को रिव्यू किया गया होता है, और उसकी हर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पूछा जा रहा होता है. इसी तरह से कैंडिडेट को बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए उस कंपनी के बारे में, जितनी वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फेच कर सकता है अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट सर्विसेज, अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट रेवेन्यू. जो अगर उसकी कोई फिजिकल रिपोर्ट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की नेट पे अवेलेबल होती है, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, एंड एट टाइम्स बहुत से जो जिन कैंडिडेट्स में स्पार्क होता है, वो मैंने ये भी देखा कि वो जो एक रिक्रूटर या जो एक जो कॉल कर रहा होता है इंटरव्यू के लिए, तो वो पूछते हैं कि हम वेदर दैट इज अ पैनल इंटरव्यू और टू हुम आई विल बी इंटरव्यू विद, और वो उसकी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे भी रिसर्च कर लेते हैं. तो इट गिव यू अ बेटर, लाइक गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर यू नो हु यू आर गोइंग टू मीट, किस किस्म के लोग हैं. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, दो चीज़ें मेरे जहन में आती है. एक तो ये कि यू रिमेंबर द टाइम जब ब्रिटिश काउंसिल का मैंने इंटरव्यू देना था, ठीक है, तो आई हैपन टू कम अक्रॉस the job description कि exactly what they were looking for, and वही मेरे ज़हन में यही बात आई कि इसको I have to present myself as somebody they're looking for. ठीक है ना. so एक तो ये है कि you get into that mindset कि this is what they're looking for and how I can make myself as close as possible to the person they need. और दूसरी जो एक्सपीरियंस मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि कभी अब उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, मेरे जहन में बात नहीं थी. खैर, तो एक तो यही है ना कि लाइक, हाँ, दूसरा हम ये बात कर रहे थे कि लाइक
like making sure or ensuring that if it is a panel interview, अगर पैनल इंटरव्यू है तो किस किस्म के लोगों से आप मिलने जा रहे हैं. So like that also helps because like मेरा एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मैंने इंटरव्यू देना था फॉर अ पोजीशन मैकिंजी एंड कंपनी का जो पार्टनर थे तैमूर खान झगड़ा, तो अभी वो केपीके फाइनेंस और वो हेल्थ मिनिस्टर. तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु न्यू हिम, तो मैंने उससे पूछा कि टेल मी अबाउट दिस पर्सन आई एम गोइंग टू मीट, और उन्होंने कहा कि ही इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन दैट ही नोज. तो मुझे हुआ यार ये तो बहुत कोई चीता किस्म का बंदा है, ठीक है. बट देन आई हैपन टू लाइक कम अक्रॉस हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, और मैंने सारा उनका जो वो था एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो उनके वर्क एक्सपीरियंसेस वगैरह थी, वो मैंने देखा. तो आई गॉट टू नो कि येस ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, but he didn't have much knowledge about my field or my expertise. So that gave me sort of like confidence कि okay, whatever we're going to talk about, I would know more than he does, right? So that somehow helps you to sort of articulate yourself as well, and थोड़ा सा आपको ये भी समझ लग जाती है कि आपने किस तरह से अपने आप को पिच करना है. No? बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा एक तो आपने जो आपने पैनल की जो आपने कहा कि आपने प्रोफाइल देख ली, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं ना, तो देयर आर सर्टेन पेट क्वेश्चंस जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. हाँ, और जो उसी तरफ आते हैं. लाइक एक चीज़ दोबारा मेरे ज़हन में आती है, वो ये कि एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी थी, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो फाइंडिंग थी. वो ये थी कि बाय द टाइम एन इंटरव्यूअर एंटर्स इन द रूम, ठीक है, एंड शेक्स हैंड विद द पैनल, 50% आप उस वक्त माइंड बना चुके होते हैं इफ यू आर गोइंग टू हायर दिस पर्सन और नॉट. टेल मी अबाउट दैट. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है एट टाइम्स नहीं, मैं इसमें देखा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो स्टार्ट में शेकी होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में. और उसके अलावा मैं एक और, अभी आपने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की बात की, तो एक और रीसेंट सर्वे हुआ और उसमें ये देखा गया कि जो इंटरव्यू होता है वो 20% अबाउट द कैंडिडेट बताता है कि जो है वो उसका कितना स्किल सेट है. सो मैं ये समझता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो, क्योंकि मैंने कहा कि अगेन लाइक when the time a person enters and sits, so that's all about body language. No, there are two things. Are two things. As I said that it's a mutual attraction process. एक इदारे को भी एक अच्छे रिसोर्स की उतनी ही ज़रूरत होती है. तो एट टाइम्स जहाँ पे हम एज ए रिक्रूटर बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि हम ने एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो कैंडिडेट को नहीं दे रहे होते. द मोमेंट रिक्रूट हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं, द मोमेंट कैंडिडेट एंटर्स इन द रूम, वो ऑब्जर्वेशन चाहे आप किसी CFO पोजीशन की बात कर रहे हो, एक सर्टन लेवल ऑफ एंग्जाइटी, एट सर्टन लेवल ऑफ कन्फ्यूजन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू में हो सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर एक रिसोर्स का बेस्ट निकालना है तो सबसे पहले आपने आइस ब्रेकिंग सेशन ज़रूर करना है. आपने कैंडिडेट बैठ गया है, और बहुत से अच्छे इदारों में, आपने ब्रिटिश काउंसिल के एग्जांपल दी, वहाँ पे इट्स अ नॉर्म देयर कि कैंडिडेट को पहले कंफर्टेबल करते हैं, कि उसको इवन ये भी कहा जाता है कि देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ़ यू वांट टू टेक अ 5 minutes break you can take a break, if you want to take certain notes you can take notes, are you comfortable, can we start, and that gives a very comfortable feeling to the candidate, and then you can get maximum out of him or her. So ये मैं इस perception को कि जैसे वो enter हो रहा है आप उसके बारे में, ये आप एक perception बना रहे हो, और perception वो सेट ऑर्गेनाइजेशन में बनती है जहाँ सेट ने एक बंदे को देखा वो किस तरह से एंटर हो रहा है, किस तरह से वो कुर्सी के अंदर बैठ रहा है. दैट इज़ नथिंग टू डू विद द स्किल सेट. हमें स्किल सेट चाहिए, हमें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि जिस तरह की हमें जॉब है वो हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. एंड प्रोबब्ली दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सेक्टर एज वेल. एग्जैक्टली. और जिस किस्म की मतलब जॉब, क्योंकि वही बात है ना, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेक्निकल सॉर्ट ऑफ लाइक पोजीशन के लिए आपको बंदा चाहिए, सो प्रोबब्ली यू वुडंट माइंड कि उसके यू नो कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितना कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या है. बेसिकली एक बड़ा, इसमें मैं एक आपको बताता हूँ कि जो हम अकाउंट्स की पोजीशन होती हैं उसमें बेचारे हमारे जो अकाउंट्स बहुत, दे आर वेरी गुड इन नंबर्स बट दे आर नॉट एबल टू शोकेस देयर, एक्सप्रेस देम, दे शोकेस देयर टैलेंट. तो इट्स कम्युनिकेशन स्किल, वही जो अभी हमने कहा, आपने जो अभी पहले बात की सॉफ्ट स्किल्स की,
तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अभी आप जिस तरह बहुत से इदारों में असेसमेंट सेंटर्स आ गए हैं, लेकिन असेसमेंट सेंटर्स जो हैं वो हर पोजीशंस के लिए नहीं है। वो क्रिटिकल पोजीशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि ये क्रिटिकल पोजीशन है इस कंपनी की, और इसमें हमने एक एक्टिविटी के थ्रू जाना है, कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सेंटर्स की तरफ जाना है, ताकि हम उसका बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हम लॉट में से उठा सकें। बट लेकिन कन्वेंशनल इंटरव्यू है, उसमें आपने थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स ही जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। तो वही बात उसी की तरफ आ जाती है कि जो आपने कहा कि आप अपने आप को कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब एज अ फ्रेश रिसोर्स होता था, तो मैं जो कि मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ, वो मैं क्या करता था कि मैं शीशे के आगे खड़ा होता था और जो पेट क्वेश्चंस हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, let's talk about this कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली आपसे लोग पूछेंगे, उसमें जो सबसे आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं और जिसने मुझे बहुत एज दिया, वो ये करता था मैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं खुद ही शीशे के आगे खड़े होकर क्वेश्चन करता था अपने आप से, और फिर मैं अपने आप को, क्योंकि व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ। सो आपकी टोन, आपकी पिच, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपने अपने आप का जो इंट्रोडक्शन देना है, वो आप अपने आप को वहीं से बेचना शुरू कर रहे हो, वहीं से आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो। वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप की आवाज़ बहुत ही मोनोटनस सी है, आपकी एनर्जी लो है। बहुत से कैंडिडेट्स आप जो पैनल है जो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है, वो किस तरह से होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मैं कहता हूँ मेरा नाम जवाद है, और मेरी आवाज़ इतनी लो है, और थोड़ा सा मैं बात करूँगा तो उसके बाद मैं जो पैनल है ना, वो जितना मर्जी कॉम्पिटेंट रिसोर्स है, पैनल गेट्स बोर। आपने की आवाज़ में एनर्जी होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसमें जो मैं खुद से तैयारी करता था कि मुझे पता है कि उसमें जो कि बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और हम अपना एक सीक्वेंस से, जब आपका एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, आप सीक्वेंस से बताना शुरू कर देते हैं, तो बीच में आपको कट कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने को एक मेजर अकम्पलिशमेंट बताई और एक पैनल मेंबर ने कहा, जवाद प्लीज़ होल्ड ऑन, यू हैव जस्ट डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। आपने वहाँ पे होल्ड किया, आपने अपने उस अकम्पलिशमेंट के बारे में बताया, और फिर दूसरा पैनल मेंबर कहते हैं यस यू आर टेलिंग अस अबाउट योरसेल्फ, सो प्लीज़ कंटिन्यू। तो आपने जब अपनी तैयारी करनी है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक अपना, जो हम लोग वो स्क्रिप्टेड लगे ना, पैनल को स्क्रिप्टेड ना लगे, लेकिन आपके इस माइंड में एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि ये मेरी एक पूरा इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने पैनल को देना है, और इस इंट्रोडक्शन के दरमियान में इट माइट हैपन कि कोई पैनल मेंबर मुझे बीच में इंटरप्ट कर दे, और मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, किसी ऐसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, you should be able to tell that project, and then you should be able to go back from where you have started to give your introduction, because that is what you have already planned in your mind, that you have to market yourself. So it's very important कि अगर वो पैनल नहीं भी पूछ रहा ना आपसे, तो आप खुद बैक पे जाओ और बताओ कि yes I was telling about myself, और उसको कंप्लीट कर दो। वहाँ से आप जब आप उसके बारे में बता रहे हैं, टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसके अंदर आप अपनी एजुकेशन का बताएंगे, आप अपनी जॉब्स के बारे में बताएंगे, मेजर जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, राइट? बिल्कुल, ये सारी चीजें कवर करेंगे आप। और इसमें क्या आइडियल टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के अंदर आपने इसको बयान करना है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अब फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर फ्रेश रिसोर्स, तो आप जो हो, आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में, अपना रेलिवेंट जो जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रिसाइजली बता सकते हो, तो उसको आपने प्रिसाइज रखना है। बट इफ़ यू हैव मोर देन you have years of experience which is more than a decade, तो उसमें you can take 5 minutes, you can take 5 to 6 minutes to explain कि आपने इस relevant इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पे आपका मेजर अकम्पलिशमेंट क्या थी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पोजीशन आई है जो कि है मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एक्सपेक्टेशन है कि जी इसने सारी जो मेजर पिलर्स ऑफ HR हैं, उसने कंपनसेशन एंड बेनिफिट को देख लिया, उसने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया, उसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख लिया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देख लिया। अब अगर वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने बारे में बताएगा, तो वो कोई पैनल को इंस्पायर नहीं कर पाएगा। उसने इस एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू एडिशन की, उस वैल्यू एडिशन के ऊपर थोड़ा सा उसने उसको हाईलाइट किया, नेक्स्ट जॉब के ऊपर उसको उसने 5 से 6 मिनट में प्रिसाइजली कवर किया, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। सही। और तो जब वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू, वैसे लाइक समटाइम्स यू आल्सो गेट वाइब्स वेदर इफ यू आर गोइंग टू
get the job or not, क्योंकि ज़्यादातर आपको अंदाज़ा हो जाता है if the interview went well, if the panel was satisfied or not. Like what's your experience in that? इसमें जो है ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि हमारे पाकिस्तान में 80% ऑफ द इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ. और सिर्फ 20 to 25% ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरह का कम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू है कि किस कम्पिटेंसीज़ को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो ऑन द फेस वैल्यू क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, वो प्री डिसाइडेड नहीं होते कि हमने कैंडिडेट से पैनल बैठा हुआ है, उन्होंने कैंडिडेट ने एक बात की और उस कैंडिडेट ने उसमें कैंडिडेट के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस इंटरव्यू को अपने मुताबिक मोल्ड करे। उसको पता है कि उसके फॉर इंस्टेंस मैं अपने HR में बताता हूँ, मेरा एरिया ऑफ, अगर मैं कहता हूँ मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है टेक्निकल रिक्रूटमेंट, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब मुझे पता है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और इसमें जो है देर आर नॉट सेट क्वेश्चंस विद द पैनल, और पैनल जो है वो डिस्कशन को किसी भी साइड पे ले जा सकती है। तो मैं उन चीज़ों का जब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो मैं वो पॉइंट्स फेंकूंगा कि आई हैव एक्सपर्टीज़ इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई हैव डन दिस, तो डेफिनेटली कोई एक उसमें से पूछेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। सो मैं क्या किया, इनडायरेक्टली मैंने उसका फोकस जो है उसी साइड पे लेके आ गया हूँ जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में आप अपने उन अकम्पलिश जिस साइड पे आप इंटरव्यू को मोल्ड करना चाहते हो उसमें इंटरव्यूई के पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस है कि वो इंटरव्यू को उस साइड पे मोल्ड करें। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर यू हैव टू प्रिसाइज, अगर आप जो आपने यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल कि अगर ये क्वेश्चन किया गया है तो उसमें वो क्या चीज़ में से एवेलुएट करना, जिस तरह टेल मी अबाउट योरसेल्फ में वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूछना चाह रहे हैं। इसी तरह कम्पिटेंसी बेस्ड सिनेरियो में अगर वो आपसे पूछना चाह रहे हैं तो वो या आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना चाह रहे हैं, एनालिटिकल स्किल्स देखना चाह रहे हैं। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कम्पिटेंसीज विच दे वांट टू एवेलुएट एट दैट टाइम, सो यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक फ्यू सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट। एक और चीज़ ये भी होती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता या नहीं आया, सो इट्स रादर better to cross question and make sure that you understand what they're saying, right? Rather than just assuming कि उन्होंने ये बोला है और आप उसी डायरेक्शन में चल पड़े। Exactly, it's very important कि आप उसको rephrase कर दें, rephrasing कर लें या उनसे पूछ लें। जब आप rephrase कर रहे होते हैं तो it gives you some time कि आपने इसको और बेहतर तौर पे किस तरह से respond करना। अच्छा, और इसके अलावा pet questions क्या होते हैं? Like I think एक ये भी होता है ना, tell us about your strengths and weaknesses, तो how to respond that? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान को जब भी उसको टाइम मिले वो अपना SWOT एनालिसिस ज़रूर करे, लेकिन SWOT एनालिसिस जो है वो उसी तरह से एज इट इज़ आपने इंटरव्यू में नहीं बताना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो भी प्रोफेशनल हों और आपकी जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अब तो उसको वीकनेस बोलना भी मना, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं वीकनेस से ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि आप यू शुड से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इन अ सॉर्ट ऑफ दैट इज़ समवट विच शुड बी something which you want to convert them into your strengths, like somewhat I still remember I took interview of a lady और उसने मुझे बताया कि उसकी जो एक वीकनेस है वो ये है कि she is over passionate about something. If some task is given to her and she knows that it would take a week to accomplish that task, but वो इतनी बेचैन हो जाती है, over passionate हो जाती है, over passionate हो जाती है। कमिटमेंट की तो उसने वर्ड ने ओवर कमिटमेंट, उसने कहा पैशनेट हो जाती है और बेचैन हो जाती है उसके बारे में कि उसके, तो फिर एंड देन शी रियलाइज दैट शी हैव टू काम हर नर्व्स। तो ये अच्छा, वैसे लाइक टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, एक मेरे ज़हन में ये बात आती है कि समटाइम्स at work it's also very difficult for a lot of nice people to politely say no to work that they think is going to burn them out or is something that they would not be able to deliver on time. So like khair, well, that's a separate thing, but I think like one of the I have also sort of like dealt with the situation ke learning how to politely say no to a thing, right? But you should have a rational logical reasoning behind that.
So for instance, I mean, it could be anything. If there is already a lot on your plate. Let me give you an example. I was working as a consultant for one organization, and it's a very new startup. It's a new startup, and they were asking me to find out candidates which have the relevant experience in the industry. And they pointed out few organizations, very well established organizations, those organizations were giving them their employees perks and benefit which is according to the market competitive. And that is a very new startup. They cannot afford to give that sort of benefits to the employees, and then they were expecting that they'll get the resources which that ABC, who are the pioneers in that industry, they'll get that resources and from that organization. So I clear their expectations that this is your new startup. And when they started, they didn't ask to bring the resources which are the pioneers in the industry. So you have to lower down your expectations. Managing expectations is important. अच्छा, going back to वही जो हमारा interview process होता है, तो any other pet questions that you can think about? उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो दैट इज़ अगेन कि आप जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत सी चीज़ें अच्छा सर, मैं चलो दो क्वेश्चन करता हूँ. एक चीज़ ये होती है योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और दूसरी होती है व्हेन यू कैन जॉइन. इनका क्या जवाब होना चाहिए? That depends from organization to organization. At times there are very urgent need for the organizations, and they want you to join them as soon as possible. But in Pakistan, we can understand that the requirement there is max 1 month requirement for anyone who is working with any other organization. So he or she has to put up the resignation. So बट देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कहती हैं कि जी आप कुछ इसमें अपनी मैनेजमेंट के साथ बात करें आप, और दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट. इवन ऑन द नेगोशिएशन साइड दे यूजुअली यूज्ड टू ऑफर. आई सी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिनको क्रिटिकल पोजीशंस पे लोग चाहिए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने नोटिस पीरियड के ऊपर आपने यू हैव टू फोरगो योर 1 month सैलरी, we'll give that 1 month salary to you, but you should join us as soon as possible. Right. But at the same time, then it's your but मैं ये समझता हूँ कि you being a professional, आप किसी भी इदारे से आप जा रहे हो तो you should give them टाइम टू प्रॉपर आप उसको हैंडिंग टेकिंग ओवर करो, अपनी चीज़ों को दूसरे को डेलीगेट करो. इवन आप उनको हेल्प आउट करो, HR को हेल्प आउट करो इन गिविंग योर रिप्लेसमेंट, इन आप कुछ नॉमिनेट कर दो. तो इसका जो जवाब है वो जो आपने पूछा क्वेश्चन कि आप क्या जवाब देना चाहिए, वो आपको देना चाहिए कि आप अपना करंट सिनेरियो आपका क्या चल रहा है, आप कितना टाइम दे सकते हो, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप दिए. Some organizations they have a sort of like bond with the employees के they would render 3 months notice, so like that depends कि आपकी current commitment क्या है. But like on the salary expectation, उस पे like what's your take? क्योंकि sometimes तो ऐसा होता है कि अगर advertisement में salary bracket नहीं लिखी हुई and you ask them तो they tell you what's their range. लेकिन अगर range नहीं दी हुई है और आपसे पूछा भी नहीं गया या आपने पूछा भी नहीं है, तो फिर how to deal with that? You just like इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर इंसान की दूसरे इंसान से नीड डिफरेंट होती है. एट टाइम्स देयर आर पीपल, सैलरी जो होती है एट टाइम्स देयर आर पीपल जो कि उसी सेम सैलरी के ऊपर स्विच करना चाह रहे होते हैं because they are not happy with the environment, they are not happy with the management, or they are burning out. और उन्हें पता है कि अगर वो उसी एक environment में रहे तो शायद वो उनको अपनी हेल्थ को इफेक्ट करना पड़े. तो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट. राइट. तो उसलिए वो बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इवन इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि उन्होंने जिस तरह की इन्फ्लेशन आ गई हुई है. सो इट्स ये 2 जगहों पे आप पूछ सकते हैं, जब आपका ड्यूरिंग इंटरव्यू या ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट यू आर टेकिंग एट द मोमेंट. तो जब आपसे इंटरव्यू के एंड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो यू कैन आस्क इसकी जो है सैलरी ब्रैकेट जो है वो क्या होगी.
Right. आप ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछ सकते हैं. एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब इनिशियल टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, वहाँ उस टाइम पे भी पूछा जाता है कि आपकी करंट सैलरी क्या है. अगर आपको उस टाइम पे नहीं बताया गया तो आप उस टाइम पे इन रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम वो आप वही वाली आपकी बात कि हम डरते हैं टू से नो. इट्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन प्रोसेस. इफ समवन calling you from an HR department asking you about your current salary, So you should you have should the be able to ask them like, yeah, what is the yeah, what is the budget yeah, for this particular right. position. So Yeah. आपको exactly clear हो कि आप किसी जगह पे जा रहे हो तो उनका क्या बजट है और आप वेदर वो आपको सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहा. And when you're going to join a new firm, आप job जो है you're taking up a responsibility. I know for a fact that you take a break कोई हफ्ते 10 दिन की just to reset and be ready for the next position that you're going to hold up. तो tell us about that. एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी के तरफ जा रहे हो जो कि चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. उस रिवॉर्ड में आपने अपने आप को 4 से 5 दिन का रेस्ट देना, अपने लिए एक नए इन्वायरमेंट में जाने के लिए अपने आप को, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, तो बेटर अपॉर्चुनिटी या तो इन टर्म्स ऑफ most of the times in terms of monetary benefits होते हैं. अगर monetary benefits ना हो तो in terms of environment होता है, environment ना हो तो in terms of other benefits होते हैं जो कि employees को आ रहे थे. तो it means कि you are happy to join and you are happy and you are enthusiastic to join a new organization and new environment. तो उसके लिए अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, अपने आप को कि आप नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो यू शुड लुक एनर्जेटिक. तो अब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो, और लेकिन वेल प्रिपेयर्ड के साथ साथ आपको जो आउटलुक है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. आप एक नए इदारे में जा रहे हो तो हर बंदा आपको हर बंदे की आप अटेंशन हो उस टाइम पे, पॉइंट ऑफ अटेंशन हो. तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी है. तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आपके पास व्हेन एवर यू गेट अ जॉब, तो you should get the best out of your wardrobe for the first month at least. Right. और एक और चीज़ ये है कि like once you join the organization, तो शुरू का मेरे ख्याल से कोई 3 से 6 महीने का टाइम होता है when you're learning a lot and you're putting a lot of efforts because you're understanding things and you're delivering at the same time. You have to prove yourself. You're networking with new people. So there's like a lot going on at the same time and it takes a lot out of you, right? And I think after a while, after 6 months or so, जब आपको processes की समझ लग जाती है, जिस काम पे आपको पहले let's say 6 घंटे लग रहे थे, वो काम 1 घंटे में होना शुरू हो जाता है, and then things become like a lot easier. So how do you see that, like initial phase when you know the challenges are higher? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइन मैनेजर का और आपके HR का, कि बिकॉज़ हमारे अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे लोग, जब आप किसी भी पोजीशन पे आते हैं, देयर आर फ्यू पीपल, आपको कुछ ऐसे जुमले ज़रूर सुनने को मिलते हैं कि आपके लिए यही इदारा था आने के लिए, आपने इधर ही आना था. तो जो इस तरह existing वहाँ पर employees होंगे, हाँ. या कभी एट टाइम्स ये इस तरह वो जो ऑलरेडी बर्न आउट हुए होंगे, बर्न आउट हो रहे होते हैं, they were looking elsewhere, लेकिन जॉब नहीं हो रही. ह्यूमन नेचर है कि आप यू कैन नॉट कीप ईच एंड एवरी पर्सन हैप्पी. फॉर इंस्टेंस, इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द स्टैंडर्ड और उसका लास्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं लगा, ऑन फेयर बेसिस नहीं लगा, हाँ, तो there could be like so many reasons कि वो क्यों खुश नहीं है. हाँ. और वो जब सो मेनी रीजंस हैं तो उसमें आप जो है आपका भी इसमें काम है कि आपने उसको देखना कि किस तरह से आपकी फेयर लेवल पे आप उसकी जो है असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, बजाय इसके कि एकदम डिमोरलाइज हो गए कि यार इस बंदे ने मुझे ये बात कर दी है तो पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है. क्योंकि आपने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने अपनी रिसर्च की और अपने रिसर्च के बाद आपने इस कंपनी के अंदर आपने अपना एक इनपुट दिया, ये इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ फिर HR, अब आजकल तो बहुत कॉर्पोरेट बडी का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपका फॉर एग्जांपल एक HR एग्जीक्यूटिव आपने हायर किया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर किया, तो दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपका कॉर्पोरेट बडी बना दिया जाता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ पे कंपनी में अपने सीनियर को उसके नाम से पुकारना है या साहब कहना है, वहाँ पे साहब वाला कल्चर है या उस नाम से पुकारने वाला कल्चर है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप की
communications, written email communication, like still in there are certain organizations जहाँ पे अभी भी Mr. या Dear Saab, वो तो like it's about learning the culture of the learning the organization. culture of the organization. But I think, like, do you agree with this? Like, after a while, when you spend a certain time on a job, then it takes lesser time for you to complete your work, and because like you have initially put that effort to understand the process, you know exactly what works here, what doesn't work. So then after spending maybe like after proving yourself also in the organization, then you get into that phase where probably you get into a more relaxed mode. But at the same time, that's also the time when your learning curve starts to decline, and then a time comes after, it varies person to person. मेरा तो आमतौर पे एक साल में होता था कि I would feel like there is nothing new to learn. मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन. मैं अब आपको जिस तरह बताता हूँ कि when you joined British Council, you were the marketing consultant for them. It was a new position for them. ये उस स्ट्रक्चर के अंदर ये पोजीशन नहीं थी. So that was a new opening. न्यू ओपनिंग थी तो चैलेंजिंग था. चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी था, चैलेंज आपके लिए भी था, टू प्रूव कि ये जो एक नया न्यू स्लॉट बनाई गई है, ये वाकई इसकी ज़रूरत थी, एंड यू हैव टू प्रूव योर वर्थ ऑन दैट. इसी तरह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेसमेंट, टिपिकल रिप्लेसमेंट होती हैं. एक पोजीशन है ब्रांड मैनेजर है, ब्रांड मैनेजर के गो फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज, चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हैं, चीज़ें सारी चल रही हैं, और उनको अब उस चीज़ों को चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, तो उस बंदे को चला दिया. अब उसमें डिपेंड करता है कि आपने जो ब्रांड मैनेजर की पोजीशन के ऊपर जो दूसरा बंदा आया है, तो आपकी जो वो ब्रांड डिपार्टमेंट है उसने आपको कितना सपोर्ट किया है उस हैंडिंग टेकिंग ओवर के ऊपर. अगर तो उसने आपको सपोर्ट किया तो आपकी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आपने बस अब उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन रखना है टू प्रूव टू द मैनेजमेंट की चीज़ें नहीं हुई. बट एक न्यू पोजीशन एग्जिस्ट हुई है स्ट्रक्चर में जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी. अब वहाँ पे अब आपकी एफर्ट्स हैं, वहाँ पे आपकी एफर्ट्स भी हैं, यू आर वर्किंग एज अ चेंज एजेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे आपका लर्निंग कर्व भी बहुत ज़्यादा. मैं समझता हूँ जिस तरह लाइक इवन इफ ये प्रोसेसेस आर सेट और आप एक नए वहाँ पर इफ यू लाइक जॉइनिंग एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट, तो फिर भी इट टेक्स मोर एफर्ट्स टू गेट टू नो पीपल, इट टेक्स मोर एफर्ट्स टू सॉर्ट ऑफ लाइक लर्न द कल्चर. तो नेचुरली भी आई थिंक आपका थोड़ा सा जो लर्निंग कर्व होता है ना, वो इट्स एट अ स्टीप, तो वो लर्निंग कर्व के साथ साथ उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड आई थिंक लाइक आई फील लाइक कि आपका जो उस वक्त एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा लग रही होती है उसमें, चाहे वो लोगों से like getting to know them, if it's like you would probably try to dress up nicely, you would show up on time, that people are trying to sort of like get to know you, so you would just show your best side in all the scenarios. So what do you think about that? We should discuss that. अगर आप किसी रिप्लेसमेंट पोजीशन पे आए हैं एंड और जो कुछ चीज़ें आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ढुकी छुपी रहती हैं, अगर वो रिप्लेसमेंट क्रिएट हुई है, एक ऐसा एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन से गया जो कि लो परफॉर्मर था और उसकी जगह पे आप आए हैं, तो आपको पता है कि एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस हैं. सो इट मीन्स के फ्रॉम द स्केल ऑफ 10 आपका वो डिपार्टमेंट और आपकी वो पोजीशन जो है वो 3 या 4 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है. सो यू हैव टू मेक अप योर लाइक इमीडिएटली गेट रिवॉर्ड एज वेल, लाइक बाय पीपल व्हाट पीपल वुड टेल यू कि वी वर नॉट डूइंग थिंग्स दिस वे, वो सारी चीजें. हाँ, यू हैव टू मेक सर्टेन एफर्ट्स, राइट. और उसमें आपने, क्योंकि आपको हायर किया गया है, तो आपको जिस पॉइंट पे एवेल्युएट किया गया, तो आपको एक बेंचमार्क के ऊपर एवेल्युएट किया गया कि आप उस रिसोर्स से बहुत बेहतर रिसोर्स हो. तो आपने अब उसको, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू प्रूव दैट. सो ये आपने कन्वेंशन तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, नाउ आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, आपने उनको चेंज करना है. सो यू आर अ चेंज एजेंट फॉर दैट. सो आपको उसमें काम करना पड़ेगा. ऑन द अदर साइड ये रिप्लेसमेंट है, तो इवन एट दैट टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज़ें बेशक स्ट्रीमलाइन थी, उसको और बेहतर तरीके से. तो उसमें जो आपने भी लर्निंग कर्व की बात की है, लर्निंग कर्व उसमें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो रही होती हैं. वही चीज़ एक डिफरेंट सिनेरियो से हो रही होती है, उसके प्रोसेसेस, उसके SOPs ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो वो आपकी लर्निंग होती है. और जो आप वैल्यू एडिशन लेके आ रहे होते हो, आप जो न्यू अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, वो इदारे के लिए एक जो होती है वो एक लर्निंग कर्व होती है. सो इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस, और वो जितना म्यूचुअल लर्निंग एक्सटेंड होती है उतना आपको मज़ा आ रहा होता है. मज़ा तब आपको ज़्यादा आ रहा होता है जब आपकी जो
जो आप लर्न कर रहे हो उसको आप ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो मैनेजमेंट के को, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद माइट बी इनिशियली वो रिलेक्टेंट हो बिकॉज उनके वो प्रोसेसेस बहुत अरसे से चल रहे हैं, बट आपके लिए वो अकम्पलिशमेंट तब बनती है जब आप उसको बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन सी कि मैनेजमेंट इज़ हैप्पी एंड दे वांट्स, लाइक फॉर एग्जांपल इन वन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आपने एक फ्रेश रिसोर्सेज हायर किए हैं, उनको आपने ट्रेन किया और कुछ अरसे के बाद 6 माह साल के बाद आपने उनको मिड कैरियर लेवल पोजीशंस के ऊपर प्लेस करना है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर। और जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन पे एक दफ़ा कंपनी को प्रेजेंटेशन दी, दे वर लाइक नहीं, फ्रेश रिसोर्सेज इतनी जल्दी कैसे ट्रेन हो जाएंगे। दूसरी दफ़ा फिर इंडस्ट्री के हवाले से एग्जांपल्स दी कि यहाँ यही काम हो चुका है और मेरा इसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। एंड थर्ड प्रेजेंटेशन के ऊपर जो जितना भी पैनल था वो उसके ऊपर एग्री हो गया कि यस, दिस इज़ समथिंग वर्केबल, वी नीड टू इंट्रोड्यूस दिस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेट्स गो फॉर इट। तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यस कि मैंने जो आइडिया दिया अब मैंने उसकी ओनरशिप भी ली है। तो लेकिन अगर आप इनिशियली उसके ऊपर आपकी एक फेलियर मेंटालिटी आ जाएगी, मैंने 2 प्रेजेंटेशन दी और मैनेजमेंट उसके ऊपर कन्विंस नहीं हुई है, तो माइट भी आप बहुत जल्दी स्विच करने, इसलिए वो कहते हैं ना कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्विच की है और 3 महीने के बाद फिर एक और स्विच कर लिया, क्योंकि वो जहाँ पे 10 साल कर रहे हैं वो उनका कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया मैनेजमेंट के साथ, कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया उनका अपना वहाँ पे। वो नई जगह पे गए हैं तो वो कंफर्ट उन्होंने 1-2 दफ़ा प्रेजेंटेशंस दी हैं, वो दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गए। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू गिव टाइम। एंड व्हाट डू यू थिंक कि मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि इनिशियली स्पेशली इन योर करियर, the more you hop from one place to the other after realizing that you have had all that you needed to learn from that organization, you have learned that, and the learning curve is more plateau. So then I believe that you should then switch your job, like go to multiple sectors, learn as much as you मैं can. इसको 3 फेजेस में लेके चलता हूँ हमेशा, कि सबसे पहला है आपका प्लानिंग फेज़, कि आपने चीज़ों को देखा, एक आपने डायग्नोस्टिक रिव्यू किया कि करंटली चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, एंड देन यू प्लान आउट थिंग्स कि मुझे ये जो है इस्लाहात या ये डेवलपमेंट मुझे करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है कि आपने वो उसके ऊपर अप्रूवल लिया, एंड देन यू हैव। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप जब जॉब आपने शुरू कर दिया, आप लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, देन फर्स्ट जॉब करने के बाद आपने तकरीबन 1 साल वहाँ पे गुजारा, उसके बाद आप चले गए, यू गॉट अनदर जॉब, तो सेक्टर वाइज आप jobs change करते रहे. So probably like in 5 years time, if you have worked in 5 organizations, that's better than working for one organization for 5 years. That's what I'm saying. नहीं, उसी का ही रिस्पॉन्ड मैं आपको कह रहा था कि अगर आप बगैर किसी मकसद के आपने 1 साल के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमने नया रिसोर्स हायर किया है और हम इस डिपार्टमेंट के अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, और उसकी भी अपनी प्लानिंग थी कि मैंने ये किया है, उसने उस एम को माइंड में रखते हुए कि मैंने 1 साल यहाँ काम करना है, 6 महीने काम करना है, 2 साल काम करना है, लेकिन ये मेरी प्लानिंग है, इसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, और व्हाट्सएवर आई हैव इम्प्लीमेंटेड आई हैव टू एवेलुएट एज वेल, कि ये जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन थी इसमें मैंने अपने आप को, मैं ऑर्गेनाइजेशन बेशक मुझे 10 आउट ऑफ 8 दे रही है, मैं अपने आप को शायद 6 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, कि मुझे पता है कि यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो सकी जो मेरी प्लानिंग थी। अब उसने वो फेज़ कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ ही वो कितना इंटरनली सेटिस्फाइड है, कितना डिससेटिस्फाइड है कि जो उसने प्लान किया था और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चलो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात होगी, बट लाइक इफ वी टॉक अबाउट your long term planning, where you want to be in 5 years time, so if you like probably if I mean I definitely हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर एक जगह पर आपको फील होता है that whatever was there to learn on this certain job that you were doing, जब वो लर्निंग आपकी पूरी हो गई है, probably that's the time you should start looking for another job or another challenge. उसमें भी आपने बात की कि 5 साल में 5 डिफरेंट जॉब्स, वो उस जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रोबेशन के 3 मंथ्स होते हैं तो 3 मंथ्स एक ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वेस्ट कर रही होती है, और इन्वेस्टमेंट के बाद आप सिर्फ 7 मंथ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो और उसके बाद आप स्विच कर रहे हो, तो आई थिंक आपने वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो चीज़ों के जो मैं लर्निंग
और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन एवेल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच कर रहे हो, आप वो एक ऐसा बटेर बन रहे हो कि आपने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लिया लेकिन आप इन डेप्थ नहीं उसके अंदर घुसे हो, आपने बिजनेस स्ट्रेटजीज को नहीं समझा है, आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, उस ओवरव्यू के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, आपने उसको देख लिया है, लेकिन वो जब आप एट मैनेजरियल पोजीशन एट सर्टेन लेवल आप 5 साल के बाद होगे, तो वो बंदा जिसने 5 साल में 2 जॉब्स 2 इंडस्ट्रीज़ को स्विच किया होगा, 2.5 साल 2 जगहों पे लगाए होंगे, दैट पर्सन माइट बी अ मोर, उसका जो इन डेप्थ नॉलेज होगा माइट बी उसका 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक ओवरव्यू होगा, लेकिन वो उसके प्रोसेसेस के लेकिन जवान ऐसे भी तो है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू स्पेंड, वही लाइक डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू स्पेंड 5 years लेट्स से इन अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल, ठीक है, तो वहाँ से आप उठ के लेट्स से असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन पे तो डायरेक्टली नहीं जा सकते 5 साल टाइम में। Whereas like 5 साल टाइम में if you switched from one job to the other and you had growth as well, like in terms of your role, and you end up working for 1 year as a managerial role पे 5 साल पे, so then you probably would have a chance कि आप उससे अगली पोजीशन पे जा सकें। So rather than like staying at one position for too long, it would have been better कि you hopped from one place to the other, learning enough. I think it all depends कि आपका long term goal क्या है। एट द सेम इसको इंडस्ट्री में, और मैं अगर आपको एचआर पर्सपेक्टिव से देखा जाऊँ तो बहुत ज़्यादा इसको जो है पसंद नहीं किया जाता। पसंद क्यों नहीं किया जाता? हाँ। कि आप मेरा अगर मैं अपना देखता हूँ तो मैं हमेशा समझता हूँ कि एटलीस्ट 2 years एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को, एक इदारे को अच्छी तरह से समझ पाते हो और अपनी जो चीज़ें हैं आप उसको बेहतर तौर पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। डेफिनेटली आजकल जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो उनका एक माइंड फ्रेम होता है कि बहुत जल्द मैनेजरियल रोल एक्वायर कर लें, लेकिन मैनेजर बनने से पहले आपने जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया होता है, जो आपकी एक लर्निंग और उसके बाद बर्निंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो बर्न कितना किया, उसके ऊपर आपने एक्सपोजर कितना लिया। क्योंकि आप इन 2 फेजेस के ऊपर अगर बहुत अच्छा काम कर लेना, कि शुरू में आप लर्निंग के ऊपर और फिर आप एक मिड कैरियर लेवल रोल पे आ गए, आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन गए। असिस्टेंट मैनेजर एक मिड कैरियर लेवल रोल होता है कि जो आपने एज अ एग्जेक्टिव, एज अ ऑफिसर जो भी आपने सीखा है, अब आपने जो सीख लिया है, आपके नीचे एक टीम आ गई है, आपने उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाना है और आपने आगे मैनेजर को रिपोर्ट भी करना है। आपकी वो जब बर्निंग स्टेज अच्छी हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली आप एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आप एक आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रांड, मार्केट में एक ब्रांड इमर्ज हो रहा होता है। फॉर इंस्टेंस अब आप डेवलपमेंट सेक्टर में हैं और बहुत अरसे से हैं, अब राजा जवाद, पीपल नो यू बाय योर नेम, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट आस्क यू फॉर योर CV. If there is a work in any development sector, they'll just pick up a call and ask you, Jawad, there is an opportunity, there is a project, and we feel that you are the right person for that. तो आप क्या उसमें आओगे? और आपका क्या सवाल होगा कि मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं? आई एम ऑलरेडी टेकिंग अप वन प्रोजेक्ट, फॉर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड है, सो यू आर अ ब्रांड फॉर दैट। तो ब्रांड को बनने के लिए आपने, इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी जो आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए आप कह रहे हैं कि हम जॉब हॉप कर लें और बार बार उसको स्विच कर लें, रादर गो फॉर एक प्लान के साथ चलें कि किस तरह से आपने इमर्ज होना है एज अ ब्रांड in the market. But that also depends now. Like, so for example, if you want to stay in the job market for too long, फिर तो मेरे ख्याल से ठीक है, that's like probably the right way to do it is to go through the right channel, like spending enough time on each of the level and then, you know, getting a gradual increase and getting up there. But again, like if you want to start up your own thing, right, so it would rather be better for you to actually maybe get as much experience or as much connections in exactly depending upon your own, I think we depends on like what do you want, yeah, exactly, right. काफी गपशप लगा लिया, अब सहरी का भी टाइम होने मेरा ख्याल है काफी गपशप लगा। चल, ओके, थैंक यू।